हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है आपके चैनल बीएड लर्नर्स पर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का ये है यूनिट 2 से। यूनिट 2 हमारी चल रही है, जिससे हमने पहले एक सेशन और लिया जिसके अंदर हमने यहाँ पर असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ा, कैसे होते हैं, यहाँ पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर असेसमेंट अप्रोचेस से, जो आपका यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक है, असेसमेंट अप्रोचेस। क्लियर? यहाँ पर मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपको असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन का मीनिंग पूरा क्लियर है, जो मैं अपने इससे प्रीवियस सेशन के अंदर बता चुकी हूँ। टूल्स के बारे में बता चुकी हूँ आप लोगों को, और आपको यहाँ पर उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितने पहले टॉपिक्स रह चुके हैं। तो जिन्हें भी यहाँ पर आपको यूनिट वाइज स्टडी करनी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, अपने जो भी आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिस पे भी आपका कॉलेज का ग्रुप है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन। क्लियर? देखिए, आपको डेली टेस्ट सीरीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए एंड फॉर मोस्ट जो आपकी सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं पीडीएफ्स के लिए, जो यहाँ पर इस सेशन में पढ़ाया जाएगा, उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे शेयर की जाएंगी, जिस नेम से है बीएड लर्नर्स। लिंक आपका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो आपके एमसीक्यू पीडीएफ हैं वो मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन पे प्रोवाइडेड है एस्पायरिंग टीचर्स से। तो आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपना आज के टॉपिक, जो है आपका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर असेसमेंट अप्रोचेस के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि आपकी कौन कौन सी आपकी फंडामेंटल कंपोनेंट्स होती हैं असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है। देखिए, पहला स्टेप आपका कौन सा है, यहाँ पर फॉर्मुलेट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर क्या बता रहा है, स्टेटमेंट्स को आपको फॉर्मुलेट करना है। स्टेटमेंट्स किस बेसिस पर हम फॉर्मुलेट करेंगे कि बच्चे को यहाँ पर कितना उसको समझ में आया, कि यहाँ पर बच्चा को कितना यहाँ पर उसको समझ में आया, वो कितना जानता है, और आप उसको कैसे नॉलेज दे रहे हो और वो कितना कर पा रहा है। तो इन बेसिस पर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। क्या बनानी होती हैं? स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं कि बच्चे को कितना यहाँ पर समझ में आया है, अंडरस्टैंड हुआ है। यहाँ पर बच्चे ने यहाँ पर उस चीज को, वो बच्चा ऑलरेडी कितना जानता है, यहाँ पर बच्चा ऑलरेडी कितना जानता है, यहाँ पर वो चीज देखना, और बच्चे को कैसे, उसकी कितनी उसको नॉलेज मिली है, यहाँ पर उसको हाउ मच नॉलेज ही गेन्ड फ्रॉम योर लेसन्स, ये चीज देखना। और इन बेसिस पर आपको क्या बनानी है, स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका पहला स्टेप हो जाता है कि बच्चे को कितना आता है, कितना उसको समझ में आया है और उसको कितनी नॉलेज है अब, तो वो आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी। सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है, डेवलप और सेलेक्ट असेसमेंट मेजर्स। डेवलप और असेसमेंट मेजर्स क्या होते हैं कि आप ऐसे डिजाइन करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो असेसमेंट से, कि जो बताता है आपको कि बच्चे की कितनी उसकी लर्निंग आउटकम्स हैं। अब देखिए, सपोज एग्जांपल यहाँ पर कि आपने कोई बच्चे के लिए टेस्ट किया। अब यहाँ पर इस टेस्ट के बेसिस पर आप क्या चेकआउट कर सकते हो, बच्चे को कितनी यहाँ पर नॉलेज है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये आप चेक कर सकते हो ना। तो यहाँ पर वही बताया है कि आप डेवलप करते हो, सेलेक्ट करते हो असेसमेंट मेजर्स। मेजर्स कैसे होते हैं आपके, एक आपका डायरेक्ट मेजर्स होते हैं और एक आपके यहाँ पर इनडायरेक्ट मेजर्स होते हैं। क्लियर? और डायरेक्ट मेजर्स क्या बताता है, जो आपके डायरेक्टली होते हैं, जैसे असेसमेंट टूल्स आपके जो डायरेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी केस स्टडीज होती हैं, क्या आप ही तो पर्सनली उसको समझोगे पूरे केस को, फिर उसको सॉल्व करोगे, तो वो बताना जो डायरेक्ट होता है। प्रॉब्लम को डिस्कस करना डायरेक्ट होता है आप लोगों का। इंटरव्यू लेना आप लोगों का डायरेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे दो ही लोग प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं, उससे आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो आप जो डायरेक्टली खुद ले रहे हो वो आपका होता है यहाँ पर डायरेक्ट मेजर्स, असेसमेंट टूल्स। और इनडायरेक्ट क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आप किसी और रिपोर्ट से, सेकेंडरी चीजों से आप उसको डेटा आपने कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई सर्वे किया, ठीक है, अब आपने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप सर्वे कर आओ कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है या आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपका जो मोबाइल है वो आपका फुल टाइम यूज करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा,
फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो बच्चे के थ्रू आएगी ना, तो आपको थर्ड टाइम मिली वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूज करने के बाद, तो वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट मेजर्स। क्लियर हुआ यहाँ पर आपका, जैसे कि सर्वे हो गया इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर, और आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके, वो आपके यहाँ पर इनडायरेक्ट होते हैं। तो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जब आपके पास थर्ड पार्टी की तरह ऐसा एक आपके पास सेकेंडरी फॉर्म में आता है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया। फिर आपके पास आता है थर्ड पॉइंट, क्रिएट एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू आउटकम। देखिए आपको एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करना है। अब वो एक्सपीरियंसेस कैसे होगा आप लोगों का, बच्चों को आप जितना एक्सपीरियंस एक्सपोजर दोगे बच्चा उतना ही यहाँ पर सीखता है। तो जैसे कि यहाँ पर इनसाइड ले सकते हैं आपकी क्लासरूम का एक्सपीरियंस, और एक हो सकता है आपका आउटसाइड, आपकी क्लास के बाहर का एक्सपीरियंस। तो आप दो तरीके से बच्चों को दे सकते हो, और दोनों ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके क्लासरूम के अंदर बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा है, वो चीज देखना, बच्चा यहाँ पे बाहर से कितनी चीजों को रिलेट कर पा रहा है, बाहर से क्या सीख कर आ रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर उसके लिए बच्चे के लिए क्रिएट करनी पड़ती है। क्लियर हुआ ये आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आप लोगों का, लास्ट स्टेप इसके अंदर यहाँ पर, फोर्थ स्टेप यहाँ पर, डिस्कस एंड यूज असेसमेंट रिजल्ट टू इम्प्रूव लर्निंग। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी आपने देखे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बनाई थी कि बच्चे को ऑलरेडी कितना पता है, बच्चे ने कितना समझा है उससे, और कितनी नॉलेज है। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, उसके लिए कुछ टूल्स से उसके बारे में जानने की, उसके असेसमेंट करने की कोशिश करी थी, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। फिर उसको एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ा। बाद में आप क्या करोगे, उसकी आप इम्प्रूव करोगे लर्निंग को, तो उसके लिए आप कि असेसमेंट का क्या यूज है आप लोगों का, और आप उसकी इम्प्रूव कितनी आपने करी है, तो ये चीज आप देखोगे। तो यहाँ पर ये कैसे यूज आते हैं कि आपका जो रिजल्ट मिला है, एक बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपने कि रिजल्ट मिल गया कि उस बच्चे का रिजल्ट कैसा आया, बच्चे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, ये चेक करना। अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, या फिर कहाँ पर आप लैग कर गए, वो चीज आपको देखना, वो चीज चेक आउट करना, जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके। आई होप कि ये आपको फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट पूरा अच्छे से क्लियर है, ये 4 स्टेप्स। देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको और भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लेवल के लिए, क्योंकि इस बार जो चांसेस है आपके पेपर होने के वो आपका ऑनलाइन ही होगा फॉर श्योर, और आपका पेपर में से कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम था आपका ऑनलाइन, तो इजी था थोड़ा पेपर, थोड़े से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आए थे, बट इस समय या इस बार जो होगा थोड़ा टफ ही होगा। ठीक है, देखिए अब पढ़ेंगे अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहला आपका यहाँ पे अप्रोच आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगों का यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका पहला स्टेप होता है। सबसे पहली बात, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो आपके किसी प्रोसेस के दौरान होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि आप जैसे कि यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप हो, ये है टीचर आपकी, ठीक है, आप हो टीचर, और ये है आपकी क्लासरूम, यहाँ पर आपके काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब यहाँ पर आप साथ साथ उन्हें पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने क्लास में कोई रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पर चलाई, ठीक है, उस समय ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, यहाँ पर आप उसे कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ भी लिख कर या उसको बोल कर पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर आप पढ़ाते समय जब आप बच्चों को आकलन कर रहे हो कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है या नहीं है, कौन सा बच्चा यहाँ पे क्लासरूम में ध्यान दे रहा है, कितनी बारीकी से सुन रहा है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझ रहा है, क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, तो ये टीचर सब चीज नोटिस करती है क्लासरूम के अंदर पढ़ाते समय। तब एक बच्चा ड्यूरिंग द प्रोसेस, यहाँ पर लर्निंग टीचिंग कर रही है टीचर, तो उस समय पढ़ाते समय जब टीचर एक आकलन कर रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कॉन्टिन्यूअस रहता है आपका, ये आपका कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, लगातार चलता रहता है क्लासरूम के अंदर, और उसे ही बोला जाता है आपका यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट। मीनिंग क्लियर हुआ आपको। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम क्या जानेंगे, ये आपका इसके एक पैटर्न्स भी होते हैं, तो इसको आप जोड़ सकते हो। एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे पैटर्न होता है, तो उसको आप लिख सकते हो असेसमेंट फॉर लर्निंग के नेम से।
जैसे कि हमने अभी क्या समझा, एक पैटर्न हो गया आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तो इससे हमने क्या समझा कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके बीच में ही हम ये आकलन कर लेते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है और किन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको रिपीट कर देते हैं जिससे कि सभी बच्चे उसको समझ पाए। जब हम उसको कॉन्टिन्यूसली लगातार करते रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब देखिए इसके अंदर और क्या बातें वो बोल रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आप खाना बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो और उस समय आपने खाना बनाते समय आपने खाने को चख कर देखा कि क्या मैंने मसाला सही डाला है। अगर मैंने मसाला सही डाला है तो मतलब परफेक्ट बन रहा है, हमने चख के देख लिया कि बिल्कुल टेस्टी बना है, स्वाद एकदम बिल्कुल मजेदार है, तो हमने क्या करा है कि हम उसका आकलन एक उसी समय कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, किसी हम खाने को बनाते समय कर रहे हैं, तो वो आपका कैसा रहा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ गया। क्लियर। चलिए अब इसके कुछ कैटेगरीज यहाँ पर गिवन है, जो किसके अकॉर्डिंग गिवन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी बुक के अंदर कुछ यहाँ पर एक कैटेगरी गिवन है जो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्ट बुक से समझते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फॉर्मेटिव के अंदर। देखिए टाइप ऑफ लर्निंग यहाँ पर लिखा है और उसके साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले तो आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो आपके डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंदर आ जाता है, आपका जिसने दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोसेस बताए थे कि बच्चा यहाँ पर कैसे सीखता है, कैसे समझना शुरू करता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर आपकी पेपर में जब लास्ट टाइम आया था उसके अंदर यही बोला गया था कि आपका जो रिमेंबर है ये आपका किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये जो रिमेंबर है ये आपका इसमें से कौन से इसके अंदर फिलअप्स या क्वेश्चंस के टाइप आ सकते हैं असेसमेंट के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होता है। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट है रिमेंबर। इससे आपका क्या मतलब है कि स्टूडेंट कोई चीज याद कर रहा है, उसको दोहरा रहा है, उसके मेमोरी के अंदर सेव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर जो उसने पढ़ा है तो वो उसको रिकॉल कर सकता है, रिमेंबर याद कर सकता है, उसको रिकॉग्नाइज पहचान सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके किस में आ गए, रिमेंबर के अंदर आ गए। तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमारे कौन से हो सकते हैं। हमने फिलअप्स याद करे, हम इसको याद कर देना फिलअप्स को, हमने बुक में से फिलअप्स को याद कर लिया। जब आपका टेस्ट हुआ, आप जब पेपर देने गए तो उसके अंदर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था, हाँ इससे ये फिलअप्स मैंने याद किया था, तो आप फिलअप्स आपका एक टाइप बन गया रिमेंबर के अंदर। आप इसको रिलेट कीजिए, जब आप डेली लाइफ से करते हो उसमें आप रिलेट कीजिए। लेबलिंग डायग्राम्स, अब आपने कोई डायग्राम को यहाँ पर याद कर लिया कि इसको हम हेड कहते हैं, इसका नेम क्या था, ये आपका पेपर में उठकर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते थे, इसका नाम क्या था। फिर आप थोड़ा सा सोच रहे हो, दिमाग पे जोर दे रहे हो, तो आप क्या कोशिश कर रहे हो, रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हो, तो डायग्राम्स को लेबल करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट तभी तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे पाओगे, तो वो भी आप यहाँ पर हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप टिक कर पाओगे। आप कोई आपने यहाँ पर म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा है, आप उसको रिसाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके किस में आ जाएंगी, रिमेंबर के अंदर आ जाती हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है आपको कि बच्चा कितना उसको क्लासिफाई कर पा रहा है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा तो आप इसके बाद क्या कर पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे, उसका आप समरी दे पाओगे कि हाँ मैंने ये समझा था, पर वो कब आया, जब आपको समझ होगी, यहाँ पर आप उसको समझ लोगे। अंडरस्टैंडिंग यही होता है ना कि हमने समझ लिया, तो आप चीजों को इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो, उसको क्लासिफाई कर पा रहे हो कि नहीं ये टॉपिक या ये पॉइंट तो रिमेंबर के अंदर था, अंडरस्टैंडिंग में नहीं था, तो आप उसको क्लासिफाई कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप खुद से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो वो किस में आ गया, आपका अंडरस्टैंडिंग में आ गया। क्लियर। फिर आपका जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके लोगों के, जैसे कि आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो यहाँ पर, या फिर आप क्लासिफाइंग किसी भी केसेस को कैटेगराइज कर रहे हो कि ये केस आपका इस कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का अप्लाई करना। अब आप देखिए कोई चीज आपने सीखी, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तभी तो आप किसी चीज को अप्लाई करोगे ना किसी कंडीशन के अंदर। तो वही है अप्लाई करना, क्या होता है किसी भी आप चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी भी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर उसको यहाँ पर प्रेजेंट करना, तो वही आपका क्या कहलाता है, अप्लाई कहलाता है, इंप्लीमेंट करना। जैसे कि आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जब आपके पास वही प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट होती है तो आप उसके अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे कि आपकी केस स्टडी हो गई, तो किसी का केस आपका मिलता जुलता है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपका यहाँ पर आ रहा है इसका लैब के अंदर कोई आपने एक्सपेरिमेंट सीखा, वो आप कर रहे हो।
यहाँ पर आप पेपर्स, परफॉर्मेंस आपका उन सबको कोशिश कर रहे हो यहाँ पर अप्लाई करने की। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पर एनालाइज। एनालाइज क्या बोलता है यहाँ पर कि आप अब एनालिसिस मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर तुलना करना सीख गए हो, डिफरेंशिएट करना कि ये पॉइंट्स इस चीज के अंदर आ जाता है। आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीख रहे हो कि ये यहाँ पर आएगा, पहला स्टेप यहाँ पर होगा, तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। क्लियर। फिर आप उसको यहाँ पर उसकी चीजों को समझ रहे हो, जैसे कि आपकी एक्टिविटीज, केस स्टडीज होती हैं, लैब्स के अंदर कुछ कर रहे हो, यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो उसने पूरा अपने कॉन्सेप्ट को समझा, केस को पढ़ा, फिर आप उसको उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो कि इसके अंदर और हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करना करता है। देखिए मूल्यांकन क्या होता है कि आप किसी को स्पेसिफाई कर रहे हो कि इसके अंदर कमी है तो वो क्यों है, इवेल्युएट करके आपने उसको बताया उसके अंदर क्या कमी आ सकती है। तो यही है कि जैसे कि डायरी आपकी हो गई, डायरीज लिखना, प्रॉब्लम सेट हो गया आपका, यहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यू हो गया कि आपने उसको प्रोडक्ट को रिव्यू किया, इट मींस उसका मूल्यांकन किया, फिर आप उसको फीडबैक दे रहे हो कि यहाँ पर ये गलती है इसकी। तो देखिए यहाँ पे केस स्टडीज में भी हम यही करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएट करना। क्रिएट क्या बताते हैं, हम किसी चीज को जनरेट कर रहे हैं, किसी प्लान को बनाना, हमने किसी को प्रोड्यूस किया, जैसे कि हमने कोई भी हम डिजाइन बनाते हैं, रिसर्च करते हैं किसी के बारे में, हम कोई भी गाना लिखते हैं, तो हम वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस प्लान बनाए, इजी है ये आराम से हो जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इसका आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको डायरेक्ट बुक से कराया है। क्लियर हुआ ये। चलिए आगे पढ़ेंगे यहाँ पर अपना प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपका प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट्स में समझना है बस। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि बच्चों के लिए हेल्प करना ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का रोल क्या है, मेजरली वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज बताना बच्चों को कि यहाँ पर आप उसका करेक्ट रोल आप बता सकते हो कि इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक सही तरीका या सही रोल क्या होता है, जिससे कि बच्चे को यहाँ पर गाइडेंस मिल जाए कि बच्चे को कैसे करना है क्लासरूम में, इसका ये कैसे रोल प्ले करता है आप लोगों का फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप लोगों के लिए क्यों बनाया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आपको यहाँ पर जो भी गलतियां आप कर रहे हो उसका आपको साथ साथ फीडबैक मिल सके और आप उसको इम्प्रूव कर सको। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो वही आ गया, इसका एक प्रिंसिपल ही होता है कि आप उसको प्रतिपुष्टि देना। तो फीडबैक क्या बताता है कि यहाँ पर आप लोगों को एक फीडबैक मिल रहा है कि जैसे कि आपकी यहाँ पर कोई भी आपने गलती करी है, इसको आप सही कर लो, इसको आप सुधार लो, इसको आप इम्प्रूव कर लो, तो आपका ये चीज ठीक हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट, एंगेज स्टूडेंट्स विद फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि बच्चे को यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर यहाँ पर एंगेज करना है। एंगेज करके उससे होगा क्या कि बच्चे को यहाँ पर पता चलता रहेगा कि ये जो प्रोसेस है वो क्यों हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है ऐसे आकलन यहाँ पर हमारा, तो जिससे कि बच्चा यहाँ पर एग्जामिन कर सकता है। अगर बच्चे को कोई भी हमने फीडबैक दिया, ठीक है, फीडबैक दिया, अब उसको वो क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पर उसकी गलती क्या है, उसको तब भी फीडबैक देने के बाद ही वो क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो पूछ सकता है, वो डेवलप कर सकता है कि यहाँ पर आप टीचर बता सकती है इस फीडबैक का मतलब क्या है, क्लियर करने के बाद उसका यहाँ पर बेनिफिट्स बता सकती है कि आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा और आपको ऐसे परफॉर्मेंस, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को आपको हेल्प मिलेगी उसको सुधारने में। तो ये आपका एक मेजर रोल हो जाता है अगर हम बच्चे को एंगेज करके रखते हैं अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ। नेक्स्ट है लुक फॉर पैटर्न्स। लुक फॉर पैटर्न्स क्या बोलता है आपको कि टीचर, अब एक आकलन करना है टीचर को, तो वो अलग अलग तरीके से टूल्स देखती है। एक तरीके से यहाँ पर टूल्स को देखते हैं कि कौन सा टूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से बच्चे के ऊपर कौन सा सही रहेगा। तो एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर टीचर सभी चीजों को, बच्चे की परफॉर्मेंस को वहां पर लिखती रहती है, जो भी टीचर यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है प्लान इंस्ट्रक्शंस अराउंड कंटेंट, रिक्वायरमेंट एंड स्टूडेंट्स नीड्स। अब टीचर क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को प्लानिंग करती है कि जो भी उस कॉन्टेक्ट के रिगार्डिंग बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक टीचर को यहाँ पर एक एविडेंस मिल जाता है, यहाँ पर एक सबूत मिल जाता है कि बच्चा यहाँ पर कहाँ पर लैक कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को, उसको यहाँ पर हटाकर हम उसको सुधार सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, बच्चों की जरूरतों के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ पर प्लानिंग करती है। नेक्स्ट, मेक फीडबैक यूजर फ्रेंडली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फीडबैक बच्चे को ऐसे नहीं देना कि बच्चे का यहाँ पर दिल ही टूट जाए, कि आप उसको ये बोल दो कि यहाँ पर
आप तो भाई बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते हो, आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं हो, और आप उसको ऐसा डांटो कि बच्चे का पढ़ाई से विश्वास ही उठ जाए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आप फीडबैक ऐसे करोगे कि बच्चे की उसके अंदर उसकी प्रशंसा भी हो जाए, उसकी प्रेज भी हो जाए, बच्चे को उसको ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो, यहाँ पर उसको स्ट्रेस ज्यादा नहीं देना है, और बच्चा यहाँ पर समझ भी जाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए कि उसकी क्या गलती है, उसका यहाँ पर बुरा भी नहीं लगे। तो ऐसे बनना है आप लोगों को, ऐसे फीडबैक प्रोवाइड करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आप लोगों का ये, इसको आगे देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गुड फीडबैक। प्रिंसिपल ऑफ गुड फीडबैक, अगर आप एक अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करते हो बच्चे को, तो वो आप लोगों के लिए कैसे एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, आपका जैसे कि आप यहाँ पे एक बच्चे को क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है अपॉर्चुनिटीज। अगर बच्चे को अच्छा यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है तो बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको कि यहाँ पर उस गलतियों को वो पहले से ही सुधार सकता है। वो एट द एंड वहां पर वो गलती नहीं करेगा, जब पेपर देने जाएगा तो वो पहले से ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप इस गलती को वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। क्लियर? आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो, उसको मोटिवेशन यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर उसको टाइम टू टाइम उसको परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, उसको मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे और भी अच्छा करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन उनकी लर्निंग के बारे में आपको देनी है। बच्चे को यहाँ पर हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसकी लर्निंग के बारे में, जैसे कि बच्चा कैसा कर रहा है, यहाँ पर उसके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, बच्चे को और मोटिवेट करते रहना है। ठीक है? यहाँ पर फिर आ जाएगा आप लोगों को स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट की प्रैक्टिस डेवलप करानी है। ठीक है? सेल्फ असेसमेंट की प्रैक्टिस डेवलप करानी है। सेल्फ असेसमेंट करवाना है बच्चे को कि अपना आप को भी वो जांचना शुरू कर दे कि यहाँ पर ये अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मेरी कहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट उतना ही होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कि यहाँ पर टीचर्स को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए ये लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था इससे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक रखा है आप लोगों का। यहाँ पर प्रोवाइड एक टीचर को भी इससे असेसमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, टीचर को भी और एक स्टूडेंट को भी, कि यहाँ पर बच्चे को उसका जो गैप है लर्निंग में गैप है उसको हम कम करते हैं रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड कर। तो यहाँ पर टीचर को भी मिल रही है इन्फॉर्मेशन कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, और एक स्टूडेंट को भी इंप्रूवमेंट हो रही है कि वो कितना समझ रहा है, क्लास में उसको कितना समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए यही था आप लोगों का आज का सेशन। आशा है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हमने क्या पढ़ा है और क्या चीज़ आप लोगों को समझ में आई है। क्लियर? और डेली टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग जल्दी से अपनी एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ्स आपकी वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके एमसीक्यू की पीडीएफ्स। क्लियर? और बाकी ये जो हमने पढ़ा क्लासरूम के अंदर वो मैं आपको बीएड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच। और इन सभी का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी इसको, तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 8595500915 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।